हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप की करंट होती है। एक तो है हमारी क्या ऑल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट और दूसरी है हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट में डीसी बोलते हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा हो जाता है एसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक ऐसा करंट है जो कि केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स हमारे केवल एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो यानी कि ये हमारा कैसा करंट है, यूनी डायरेक्शनल करंट है, यूनी डायरेक्शनल करंट। मतलब कि क्या है इसका कि टाइम के साथ इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव ही डायरेक्शन में ही फ्लो होता रहेगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होता रहेगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रह सकता है और चेंज भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के हमारे पास करंट का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अच्छा, अगर इसके इसके सोर्स के सिंबल की बात करें तो हम इसको जनरली शो करते हैं इस टाइप से। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। करंट की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगी हमारी करंट। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट करंट के लिए इसके सोर्स का सिंबल। इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करेंगे, और अगर आयंस की अगर हम बात करेंगे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेंगे। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में फ्लो होती है हमारी। ठीक है, तो अच्छा, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो सपोज इस डायरेक्शन में हमारा टाइम है t और इस डायरेक्शन में हमारा करंट है I। तो डायरेक्ट करंट को जनरली दिखाया जाता है इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जो करंट है हमारी केवल एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी कि ये सिर्फ पॉजिटिव। अगर हम ये देखें तो ये क्या है हमारा सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट लेकर चले। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम ये एक इस टाइप की करंट अगर हम शो करें, इस टाइप की करंट एक अगर हम शो करें, ये आई हो गया, ये टाइम हो गया, तो ये भी हमारी डायरेक्ट करंट है। ये भी हमारी डायरेक्ट करंट ही है। क्यों? क्योंकि ये केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है, इस नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें हम, ये भी हमारी क्या है डायरेक्ट करंट है। इसमें भी क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन, करंट केवल नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये भी हमारी क्या है डायरेक्ट करंट है। यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जबकि यहाँ हमारा इन दोनों केसेस में हमारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये हमारा टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, पर खास बात यह है डायरेक्ट करंट की कि डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन होगी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसी का ही जस्ट रिवर्स होता है हमारा क्या ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर हम देखें तो जो हमारा करंट है उसकी डायरेक्शन जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी, यानी कि करंट अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिवर्स कर देगा। मतलब अगर अभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, उसको नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा हमारा चेंज होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन जो होगी हमारी वो पीरियोडिकली
चेंज होगी। ठीक है, इसके अगर सोर्स सिंबल की अगर हम बात करें तो ये इसको हम कुछ इस टाइप से एक वेव टाइप की दिखाते हैं, इस वेव से हम इसको शो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो करंट है हमारी वो ऑल्टरनेटिंगली चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अच्छा, इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा दें तो ये दिखाना हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है हमको, एक सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहा है ये जो एरो हम दिखा रहे हैं, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में हमको पता है कि डायरेक्शन हमारी चेंज होती रहती है। तो इसीलिए जो हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होगा वो केवल इतना होगा, दिस। ठीक है, नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस टाइप से हो सकता है। ये किसी भी टाइप की वेव हो सकती है, चेंजिंग वेव, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ये इस टाइप की अगर ये साइन वेव एक हम दिखाते हैं, ये हमारा टाइम है t और इधर इस y एक्सिस में हमारा करंट है I, तो ये एक साइन वेव ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट को। कैसे? क्योंकि देखो हर टाइम में इसका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। पहले ये 0 से बड़ा बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ा, उसके बाद मैक्सिमम पहुंचा, उसके बाद ये घटना चालू हो गया और 0 पहुंचा, उसके बाद ये क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लग गया। यानी कि इसने अब क्या कर दिया है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगेन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, ये अगेन फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक ऑल्टरनेटिंग करंट। इसी टाइप से अगर दूसरी टाइप की वेव इस टाइप से दिखाएं, ये इस टाइप से अगर हमारी कोई वेव है, ये वेव भी हमारी किसको, ये वेव भी हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट को। हालांकि ये कांस्टेंट वेव है हमारी, सॉरी वेव नहीं, करंट, ये हमारी कांस्टेंट करंट है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। लेकिन ये एक टाइम के बाद क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दे रहा है। अभी ये कांस्टेंट करंट थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या हो गई है, इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रही है। अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, अब ये क्या होने लग गई है, नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होने लग गई है। हालांकि ये कांस्टेंट है पर नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगेन ये फिर यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और अगेन यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट भी अपनी इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट भी रह सकता है और चेंज भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, ये डायरेक्शन इसका चेंज होगा ही होगा। अच्छा, और इसको हम ट्रायंगुलर वेव से भी दिखा सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से, ये भी हमारी क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाफ साइकिल में तो ये क्या है, प्लस डायरेक्शन में है और हाफ साइकिल में ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई और ये फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं कि हम करंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसके प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करते हैं, व्हेन अ कॉइल रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे देते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ जनरली हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कहीं पे इसको V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इससे भी रिप्रेजेंट किया होता है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस रहते हैं। अब अगर इस ईएमएफ को हम किसी आर रेजिस्टेंस के सर्किट में अप्लाई कर दें
तो वहां पर हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी करंट होगी सर्किट में वो क्या होगी हमारी ई बाई आर। करंट को हम किससे देते हैं, ई बाई आर से देते हैं, या फिर वी बाई आर, वी इक्वल टू आई आर आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। तो ई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये ई नॉट होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, रख दी ई की वैल्यू डिवाइडेड बाई आर। इस ई बाई आर, ई नॉट बाई आर को हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया आई नॉट। ठीक है, तो हमारा जो ये करंट के लिए जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर हम करंट को देखें तो ये हमारा टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। तो इस टाइप की करंट को हम क्या कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, साइनोसॉइडल होने का जरूरी नहीं है कि साइनोसॉइडली हो, कोसाइन वेव के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी टाइप का भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स में इस बुक में ज्यादातर साइन वाला ही लेकर बुक में चले हुए हैं, तो हम भी इसी को ही लेके चलेंगे। यहाँ पे ओमेगा टी क्या होता है हमारा, ये ओमेगा टी क्या होता है, फेज। ठीक है, कहीं पे ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिखे रहते हैं, तो वो फाइव हमारा फेज डिफरेंस, ये सब आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम इस करंट आई की बात कर रहे हैं, ये आई करंट हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू है। और ये जो आई नॉट है, ई नॉट बाई आर, जिसको हमने आई नॉट लिखा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का हमने रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से दिया, जैसे ये हम साइन वेव से दे रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट हमारी क्या हो जाएगी, ये इस टाइप की साइन वेव की फॉर्म में आ जाएगी। इस डायरेक्शन में हमारा टाइम हो गया और इस डायरेक्शन में हमारी क्या हो गई, करंट हो गई। तो हम देखते हैं क्या कि करंट हमारी जो है, पहले वो धीरे धीरे बढ़ती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है और उसके बाद फिर ये घटना चालू हो जाती है। ठीक, सपोज ये हमारा टाइम 0 है, ये हमारा t/2 टाइम है, ये t हो गया, ये 3t/2, t/2, 2t/2, 3t/2 और ये हो गया हमारा 4t/2, यानी कि 2t। ठीक है, तो करंट हमारी क्या हुई, पहले इंक्रीज करी, इसकी पीक वैल्यू पर पहुंची और उसके बाद ये क्या हुआ, डिक्रीज होना चालू हो गया, फिर 0 पर पहुंचती है, 0 के बाद अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में फिर ये बढ़ना चालू करेगी और मैक्सिमम पर पहुंचेगी अपने, और मैक्सिमम में पहुंचने के बाद ये अगेन फिर डिक्रीज होना चालू करेगी और 0 पर आएगी, और यही साइकिल हमारी रिपीट होती जाएगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है करंट की, यही क्या है हमारी पीक वैल्यू। इसी को हम कह रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, जिसको कि हम आई नॉट से डिनोट कर रहे हैं। यही क्या है हमारा आई नॉट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पीक वैल्यू, और इसी को ही हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये वेव्स के केस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आगे हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। पहला तो है क्या, एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है उसको एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू कह रहे हैं हमारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा क्या, टाइम पीरियड क्या होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना भी हमारा टाइम ले रही है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। सो इट इज द टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ इट्स वेरिएशन। अभी हमने देखा इस टाइप से साइन वेव की फॉर्म में ये, तो यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट पहले इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद मैक्सिमम पे पहुंच के डिक्रीज हुई 0 पे, फिर रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। तो यहाँ पर यानी कि ये एक साइकिल करने में इसको जितना भी टाइम लगा है
वो क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड। ये था हमारा t, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अच्छा, इसको हम निकालेंगे कैसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ टोटल? अगर ये हमारा 0 है, ये π/2, एक कंप्लीट रोटेशन किया उसने, तो कंप्लीट कितना घूमा वो? 2π, और उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया? ओमेगा। तो t इक्वल टू 2π/ओमेगा। ये हो जाएगा हमारा क्या? टाइम पीरियड। यहीं पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का ही इनवर्स होता है, यानी कि पर सेकेंड कितने साइकिल्स उसने कंप्लीट किए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एक सेकेंड में जितने भी साइकिल्स कंप्लीट करेगा। और इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे? इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड का इनवर्स कर देंगे तो ये हमारा हमको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये हम आगे अपने इस चैप्टर के सारे डेरिवेशंस में इन सब का यूज होगा, तो इनको ध्यान में रखना। तो इन सबको देखते हुए अब हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर इक्वेशन देखें, इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, तो हमने देखा था I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये हमने देखा था। अब हमको टाइम पीरियड पता चल गया है, तो हम इसको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2πf, या फिर कहीं कहीं पे 2π न्यू भी दिया होगा, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिप्रेजेंट किया होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख देंगे, ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे 2πf से, तो करंट हो जाएगी हमारी क्या? I0 साइन 2πft, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है तो फ्रीक्वेंसी को हम 1/t लिख देंगे, तो 2π/t और इनटू में स्मॉल t आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया हमारा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन डिफरेंट टर्म्स। यहाँ पे हमारा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, यहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और यहाँ पे टाइम पीरियड के टर्म में, ठीक। ना एक चीज, अच्छा, अब जो हमारे घरों पे जो करंट सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज होने का मतलब क्या है कि जो भी करंट हमारी आती है घरों पर, उसमें एक सेकेंड में वो कितने साइकिल्स लेती है? 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है, ठीक है। तो ये एक नोट करने वाली चीज है। चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन कंप्लीट साइकिल। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी कैसी होती है? वेरिंग नेचर की होती है, वेरी कर रही है ना हर टाइम पर, कांस्टेंट नहीं है, हर टाइम पे वेरी कर रही है। तो यहाँ पर हम इसके एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसीलिए एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में अगर हम बात करें कि एवरेज वैल्यू कितनी होगी करंट की, तो सोचो कितनी होगी? ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल हो गया है ना, ये करंट हो गया हमारा इस डायरेक्शन में, और हमारा ये हो गया टाइम t। तो इस कंप्लीट साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, आप बता सकते हैं? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि देखो इस वाली साइकिल के लिए करंट हमारी कितनी है? कैसी है? पॉजिटिव है, ठीक है। और इस वाली साइकिल के लिए, इस हाफ साइकिल के लिए करंट हमारी कैसी है? नेगेटिव है। ये अगेन पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू। सपोज इस हाफ साइकिल में करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी? माइनस का आई हो जाएगी। माइनस आई का मतलब क्या होगा? करंट आई ही फ्लो हो रही है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एवरेज वैल्यू इसकी देखें तो एवरेज वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। और इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। तो चलो अब आ जाते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा। नाउ सपोज dq charge flows in the circuit
इन टाइम dt। सपोज dt टाइम में सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, dq चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस करंट हमारी कितनी हो जाएगी, dq बाई dt। ये क्या हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल की बात करें। कंप्लीट साइकिल हमारा कितना है, t, यानी कि t टाइम में हमारा कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं हमको वो देखना पड़ेगा। तो सपोज अच्छा, पहले इसको हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, dq इक्वल टू आई dt। तो इसलिए dt टाइम में जो हमारे टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dq, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन आई dt। नाउ चार्ज, ये तो हमारा एक स्मॉल टाइम के लिए था। नाउ चार्ज फ्लोइंग through the circuit in a complete cycle। क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट हम कर रहे हैं आई dt। तो इंटीग्रेशन कितने टाइम के लिए हमको इंटीग्रेट करना है, कंप्लीट साइकिल के लिए, यानी कि 0 से t टाइम के लिए। ठीक है, नाउ आई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। तो आई नॉट हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू t साइन ओमेगा टी dt। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा क्या हमारा ओमेगा। आई होप ये इंटीग्रेशन आपको आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब हमारा आई नॉट, अच्छा आई इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट बाई ओमेगा में यहाँ पे ले लेती हूँ, और ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0 माइनस का आई नॉट बाई ओमेगा। नाउ वी नो दैट t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई, तो ओमेगा t की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 पाई, और माइनस का कॉस 0 इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, क्यों 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि चार्ज flowing in a complete cycle is 0। तो चार्ज अगर 0 फ्लो हो रहा है तो करंट कितनी फ्लो होगी हमारी, तो एवरेज करंट हमारी कितनी हो जाएगी, Q बाई टी। टी क्या होगा हमारा, टाइम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0। तो एवरेज करंट हमारी कितनी हो गई, एवरेज करंट आई एवरेज कितनी हो गई हमारी 0, किसमें, इन अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अच्छा आई एवरेज को कहीं कहीं पे आपने ऐसे भी देखा होगा, इस टाइप से भी डिनोट करते हैं इसको, और कुछ आई के ऊपर बार लगाकर भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ये सिंबल मिले, चाहे ये सिंबल मिले, चाहे ये सिंबल मिले, हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज करंट की बात कर रहे हैं। अब हमारा कंप्लीट साइकिल में तो करंट 0 आ गया, लेकिन हमको एवरेज वैल्यू तो निकालनी है, कुछ वैल्यू हमको चाहिए, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू को कंप्लीट साइकिल में ना देखकर हम सिर्फ हाफ साइकिल की बात करेंगे।
हम किसकी बात करेंगे? हाफ साइकिल की, इस वाले पार्ट की बात करेंगे, यानी कि 0 से t/2 के लिए। तो यही सेम प्रोसेस हमको करनी है किसके लिए? पर हमारी लिमिट अब क्या हो जाएगी? 0 से t/2 फॉर द हाफ साइकिल। चलो, नाउ द एवरेज वैल्यू, average value of AC in a half cycle. तो हाफ साइकिल के लिए अगेन जो हमारा टोटल चार्ज फ्लोइंग आया था, चार्ज फ्लोइंग इन हाफ साइकिल, वो कितना हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन I dt ऐसे था कुछ। तो अब हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो 0 से t/2 की हम बात करेंगे। तो 0 से t/2 और I की जगह पे I0 sin ओमेगा t dt। तो I0 sin ओमेगा t का अगेन माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा, और ये आ जाएगा 0 से t/2। तो ये आ जाएगा हमारा क्या? I0 माइनस का I0 बाई ओमेगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस का कॉस 0। ओमेगा t की वैल्यू हमने क्या अभी पुट करी थी? 2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? कॉस 2 पाई/2 माइनस का कॉस 0 माइनस का I0 बाई ओमेगा कॉस 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है? माइनस का 1 और माइनस कॉस 0 1, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2I0 बाई ओमेगा। तो Q हमारा कितना आ गया? 2I0 बाई ओमेगा। तो इसलिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट I एवरेज क्या हो जाएगा हमारा? चार्ज पर यूनिट टाइम ना, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम क्या होगा हमारा यहाँ पे? अब यहाँ पे हम क्योंकि हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं तो टाइम हो जाएगा हमारा क्या? t/2 और Q की वैल्यू ये रख देते हैं, तो 2I0 बाई ओमेगा और ये हो जाएगा t/2, ठीक है, इनटू, तो 2 2 जा 4, 4I0 बाई 2 पाई। I एवरेज हमारा आ जाएगा क्या? 4I0 बाई ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू हमको पता है क्या होती है? 2 पाई। ओमेगा टी की वैल्यू हम क्या रख देंगे? 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आई एवरेज हमारा आ जाएगा कितना? 2I0 बाई पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, पर ये किसके लिए हमारा? फॉर हाफ साइकिल, ठीक। अच्छा, अगर इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं, I0 बाई पाई की वैल्यू 3.14, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये I एवरेज हमारा निकल कर आ जाएगा कितना? 0.637 I0, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए ये वाली वैल्यू याद रखनी है या फिर ये वाली वैल्यू याद रखो। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या मिला कि जो ये I एवरेज की बात हम करते हैं 2I0 बाई पाई, 2I0 बाई पाई या फिर 0.637 I0, तो ये हमारा किसके लिए होता है? फॉर हाफ साइकिल के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू की बात करनी है तो वो होगी हमारी 0, क्योंकि आधे टाइम वो क्या है? हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करिए करंट और हाफ साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करिए। तो एवरेज वैल्यू देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। तो इसलिए हमारा इजी वे क्या रहता है? नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? हम केवल हाफ साइकिल के लिए ही बात कर लें। तो हाफ साइकिल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 2I0 बाई पाई, और इतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कितना होगा हमारा? माइनस का 2I0 बाई
पाई हो रहा होगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो इसीलिए कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल। सिमिलर वैल्यू हमारी आ सकती है किसके लिए, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए भी आ सकती है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की अगर हम बात करें तो वो सेम वैल्यू हमारी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए आ सकती है, ई एवरेज इक्वल टू 2 E0 बाई पाई, और या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.637 E0। सेम प्रूफ कर सकते हो, सिमिलर वे में इसको प्रूफ कर सकते हैं, वेयर E0 इज द पीक वैल्यू। E0 क्या हो जाएगी हमारी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल, और इससे पहले हमने किया था इन कंप्लीट 1 साइकिल, जो कि हमारी वैल्यू आई थी 0। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो तब तक आप लोग इस वाले लेक्चर को अच्छे से देख लेना, ये एवरेज वैल्यू निकालना सीख लो, और कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको आंसर दे दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।